दिफाई तज्जियाकार जनरल रिटायर्ड नईम खालिद लोधी साहब मुझे ज्वाइन करें। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया जनरल साहब आपका। जनरल साहब, आपको पता है इस वक्त जो मुल्क में मौजूदा सियासी सूरत हाल है, नई हुकूमत बन चुकी है, साबिक हुकूमत जो है वो जलसों एहतजाज की सियासत कर रही है, उसी बयानियों को लेकर, साजिश की बयानियों को लेकर के बाहर से बैरूनी साजिश हुई, अमेरिका ने साजिश की, यहाँ जो यहाँ के लोग उसमें शामिल हुए, लोगों के ज़मीर खरीदे गए जिसकी वजह से उन्हें घर भेजा गया। अब आपको पता है 3-4 रोज़ पहले DGISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मीडिया के लोगों को बुलाया, उन्होंने सारी बातों की वजाहत करी कि जो नेशनल सलामती कमेटी का जो एलामिया था, कौमी सलामती कमेटी का, उसमें साजिश का लफ्ज़ शामिल नहीं था। हाँ, मदाखलत का जिक्र उन्होंने, इंटरफेरेंस का ज़रूर किया कि गैर जो अल्फाज थे उस हवाले से गैर पार्लिमानी अल्फाज इस्तेमाल किए गए। कल भी जलसे में इमरान खान साहब ने ये पूछा लोगों से कि साजिश थी या मदाखलत थी। सर, अगर मैं आपसे पूछ पाऊँ, साजिश और मदाखलत को कैसे आप डिफ्रेंशिएट करते हैं कि क्या इसका एक ही मतलब लिया जा सकता है? अगर ऐसे ही है तो फिर DGISPR ने इसकी तरदीद क्यों की? जी देखें, इसका मतलब तो साफ ज़ाहिर है एक नहीं है और उसकी तफसील में जाने की ज़रूरत नहीं है। मदाखलत, हल्की मदाखलत, बहुत ज़्यादा मदाखलत, बहुत गहरी मदाखलत ये हो सकती है। और साजिश तो फिर साजिश है, कॉन्स्पिरेसी है, वो तो उसकी एक एक्सट्रीम फॉर्म है। और वो अब देखें, मैं ये समझता हूँ कि जो कुछ DGISPR ने कहा वो बिल्कुल उसमें क्लियर हो गया कि वो जो फॉरेन ऑफिस का मेमो है या टेलीग्राम है उसमें क्या है और क्या नहीं है। जो है वो दो बातें बिल्कुल क्लियर हैं कि एक तो जो लैंग्वेज थी, जब ये बातचीत वो कर रहा था, उनका जो भी नुमाइंदा था अमेरिकन, उसकी बहुत गैर पार्लियामेंट्री लैंग्वेज थी। और दूसरी बात ये है कि गैर डिप्लोमेटिक लैंग्वेज थी। और दूसरी बात ये है कि उसमें मदाखलत थी हमारे अंदरूनी मामलात में। ये बात तो है और ये बात पक्की है। इसलिए एक बयानिया जो वो था कि जी ऐसी कोई चीज़ नहीं है, ऐसा कोई टेलीग्राम नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है, वो तो होगी ख़त्म। अब दूसरी बात यह है कि इसका दूसरा हिस्सा ये है कि क्या ये एक मुल्क गिर साजिश थी और इस हुकूमत को हटाने की साजिश थी। तो उसके लिए तो मेरी बहन, जब तक प्रॉपर जुडिशल इंक्वायरी ना हो इस फैसले तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। जो PTI कह रही है, वो जिसको प्राइमा फेसिया एविडेंस होता है वो कह रही है, वो क्या कह रहे हैं मैं आपको बता देता हूँ। वो कह रहे हैं कि उधर से आप टाइमिंग देखें इस टेलीग्राम की, इस मुलाकात की, उधर से आप ये जो तहरीक चली है नो कॉन्फिडेंस की, इसकी टाइमिंग्स देखें। उसके बाद जिन जो मगरबी हैं मुख्तलिफ एम्बेसीज के लोग, उनकी जो मुलाकातें हैं लोगों के साथ, उनको देखें। तो फिर उससे वो अपना ये अंदाज़ा लगा रहे हैं कि टाइमिंग के लिहाज से और जो एक दूसरे को रीइंफोर्स करते हैं ये इवेंट जो है, उसकी बुनियाद पे कह रहे हैं। लेकिन मेरा ख्याल है ये बुनियाद काफ़ी नहीं है। जो कुछ असल में ऑन ग्राउंड मौजूद है वो DGISPR की उसमें ब्रीफिंग में बिल्कुल दुरुस्त कहा गया है, वो अलामिये के मुताबिक है जो कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का है। अब दोनों साइडें ये डिमांड उन्होंने किया है कि जी इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए और मौजूदा हुकूमत तो इसको इंक्वायरी इसकी करवाना चाहती है, लेकिन जो साबिक हुकूमत है वो कह रहे हैं कि ये अगर हमें बुलाएंगे इस मामले पर, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब मौजूदा वज़ीर आज़म ये कहते हैं कि वो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास बुलाने की कोशिश कर रहे हैं और वो साबिक हुकूमत को भी बुलाएंगे जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं, लेकिन ये वो लोग बैठने के लिए तैयार नहीं है। तो ज़ाहिर है जो इल्ज़ाम लगा रहा है वो उस मुद्दे में बैठेगा नहीं, तो कैसे फिर सब चीज़ें प्रोब होंगी? जी साहब, ज़ाहिर है कि फिर तो नहीं हो सकती ना। लेकिन ये कि जुडिशल इंक्वायरी तो हो ही सकती है ना। जुडिशल इंक्वायरी तो ये मौजूदा हुकूमत के पावर में है, वो इसको कर सकते हैं ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। तो जो टोटल बयानिया चल रहा है उसका पहला हिस्सा बिल्कुल दुरुस्त है कि ये बातें हुई हैं, ये कंफर्म भी हो गई हैं। दूसरा हिस्सा जो है ये प्राइमा फेसी एविडेंस है, उनके मुताबिक कुछ मफरूज़े हैं, वो नहीं मुकम्मल तौर पे उनके ऊपर एतबार नहीं किया जा सकता जब तक कि इसकी कोई इंक्वायरी ना हो जाए। तो मौजूदा जो बयानिया चल रहा है, साबिक हुकूमत लेकर चल रही है, आपको लगता है कि ये अगले इंतखाबात में लोग इसी बयानिया की बुनियाद पर बाहर निकलेंगे और फैसला करेंगे कि कौन हमारा लीडर होगा? नहीं, बयानिया उनका सिर्फ ये नहीं है, बयानिया सिर्फ ये नहीं है कि ये एक साजिश हुई है। उनका बयानिया और भी है। उनका बयानिया ये है कि लोग ख़रीदे गए हैं। उनका बयानिया ये है कि हमें दगा दिया गया है, लोग जो है ना हमें छोड़ कर गए हैं, उनके साथ मिले हैं, उन्होंने मिलाए हैं। बहुत सारे उनके बयानिए के हिस्से हैं। और जिस तरीके से लोग उमड़ कर आ रहे हैं इमरान खान साहब के पीछे, तो बयानिया उनका जो भी है, लेकिन वो बयानिया लोगों के दिल पे असर कर रहा है। और चूंकि अल्टीमेटली वोट लोगों ने डालने हैं,
तो ये तो फिर इसका फैसला जो लोग इनके अपने इनको छोड़ के गए, उन्होंने तो जाहिर है, आपको भी पता है कि वोटिंग में उनका कोई रुकन शामिल नहीं था। इत्तेहादी जो उनको छोड़ के गए, इत्तेहादियों से बात करें, वो कहते हैं इन्होंने हमें बताया नहीं था कोई ऐसी साजिश हो रही है। अगर इस तरह की हमारे साथ कुछ जिक्र करते, डिस्कस करते, हमें एतमाद में लेते, तो हम अपना फैसला बदल सकते थे। तो हुकूमत भी कहीं ना कहीं, हुकूमत ने आपको नहीं लगता कि गैर संजीदगी का मुजाहरा किया, इत्तेहादियों को एतमाद में नहीं लिया? जी देखें, मुझे तो ऐसे लगता है, और मैं गलत हो सकता हूँ, मैं ज़्यादा सियासत के बारे में जानता नहीं हूँ, कि जो कुछ भी हुआ बुरा हुआ, इसमें तो कोई शक नहीं है, और इसमें कोई अच्छाई का पहलू कम ही है। लेकिन मेरा अपना ये अंदाजा है कि पीटीआई के लिए बहुत अच्छा हुआ। एक तो ये कि वो लोग जो रोज़ इनको एक्सप्लॉयट करते थे, और अभी वो दूसरी लोगों को एक्सप्लॉयट कर रहे हैं, और एक्सप्लॉयटेशन आपके सामने है। वो जो चीज़ें मांग रहे हैं वो आप देखें कि अगले 1-2 हफ्ते में क्या वहाँ पर एक हशर बर्पा होता है। अब वो दोबारा अगर आए, ज़्यादा तादाद में वोट लेकर आए, ज़्यादा अपने एमएनए लेकर आए, जो उनके डाइसी लोग थे उनको इस दफ़ा टिकट ना दें, तो इंतखाबात मेरा ख्याल है पूरे मसले का बेहतरीन हल है, पीटीआई के लिए भी और पीडीएम के लिए। लेकिन फौरी इंतखाबात अगर हल है, वो इलेक्शन कमीशन तो कहता है 7-8 महीनों से पहले तो नए इलेक्शन करवाना पॉसिबल नहीं है। हाँ जी, वो तो फिर शायद इलेक्शन कमीशन की ड्यूटी चेक करनी पड़ेगी कि उनकी क्या ड्यूटी है। क्या वो ऐसे कह सकते हैं कि जी 6-7 महीने से? अगर वो कह सकते हैं तो वो सुप्रीम कोर्ट में फैसला हो सकता है, वरना इलेक्शन कमीशन जो अपनी ड्यूटी पूरी नहीं कर सकता उसको तब्दील हो जाना चाहिए। इलेक्शन कमीशन का तो काम ही है कि जब कभी इंतखाबात कराने पड़े तो वो करवाए, उसके लिए हर वक्त उसको तैयार रहना चाहिए। एनीवे, मैं इसमें ज़्यादा नहीं पढ़ता। मैं ये कहता हूँ कि पीडीएम की पार्टी सब ये कह रही थी कि जी इलेक्शन करवाए जाए दोबारा, क्योंकि ये सिलेक्टेड हुकूमत है, और अब सब चुप हैं। जब अभी पीटीआई मांग रही है कि इलेक्शन दे, और इनका जब चली थी पीपल पार्टी कराची से, वो था ही इलेक्शन के लिए। बिल्कुल। और नून लीग हमेशा से कह रही थी कि जी ये इलेक्शन के बगैर ये मसला हल ही नहीं हो सकता। 3.5 साल इक़्तिदार के बाद अपनी हुकूमत के खिलाफ जिस मुबैना साजिश के बयानिए को लेकर अब निकले हैं अवाम में, इसकी मकबूलियत तो अपनी जगह है, लेकिन सिंध या कराची में बात वफाक के मातहत तरक्याती कामों की करें पिछले 3.5 सालों में, तो साबिक वज़ीर आज़म ने कराची के लिए अरबों रुपए के फंड्स का ऐलान किया था और दर्जनों प्रोजेक्ट शुरू करने के दावे किए, मगर तहरीक इंसाफ की हुकूमत कराची में कोई भी नया मनसूबा शुरू करने में नाकाम रही। 2018 में वज़ारत उज़्मा का हलफ लेने के बाद 2019 में इमरान खान पहली बार कराची गए। उस दौरे के दौरान इमरान खान ने शहर में ट्रांसपोर्ट, पीने का साफ पानी और सीवरेज के निज़ाम समेत 18 तरक्याती मंसूबों की मद में 162 अरब रुपए के तरक्याती पैकेज का ऐलान किया और कराची ट्रांसफॉर्मेशन कमेटी भी कायम की। जबकि फिर 1 साल बाद कराची ट्रांसफॉर्मेशन कमेटी के जायजे के लिए इमरान खान 2020 में फिर कराची के और शहर के लिए 1100 अरब रुपए के तारीखी पैकेज का ऐलान किया। इमरान खान ने कहा था कि इस बड़े पैकेज के तहत K4 पानी के मंसूबे समेत निकासी आब, सॉल्ट वेस्ट मैनेजमेंट, कराची सर्कुलर रेलवे, BRT और सड़कें भी वहां बनाई जाएंगी। जबकि अप्रैल 2021 में इमरान खान ने सिंध के देही इलाकों के लिए 440 अरब रुपए के एक और पैकेज का ऐलान किया था, मगर सिंध हुकूमत का यह मानना है कि इन 3.5 सालों में वफाकी हुकूमत की तरफ से ऐलानात तो किए गए, लेकिन किसी एक प्रोजेक्ट पर भी काम नहीं हुआ, मासवाई ग्रीन बस के बराए नाम इफ्तिताह के। क्योंकि अभी तक वो भी प्रोजेक्ट मुकम्मल नहीं हुआ। तहरीक इंसाफ हुकूमत ने अपने 3.5 साल इक़्तिदार में कराची में कोई भी तरक्याती काम, नई सड़कें जिसका वो दावा करते थे, कोई नया बड़ा अस्पताल, रोज़गार स्कीम, अपना पाकिस्तान हाउसिंग प्रोजेक्ट के तहत घर या कोई भी ऐसा फलाही मंसूबा शुरू नहीं कर सकी जिस पर वो नए इंतखाबात के लिए जलसों में कैंपेन कर सकें।